नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम सा। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में जो हमारा मिशन है वो इस वक्त हम राजस्थान आरएस प्री की जो पॉलिटी है वो कवर करवा रहे हैं आपको। और हमारा लक्ष्य जो हमेशा रहता है, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 0 से 360 डिग्री के एंगल पर, यानी सारे कंसेप्ट को फैक्ट के साथ में लेते हुए हम इस टॉपिक को कवर करा रहे हैं। और मैं आपको मूलभूत बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान में प्री की जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर कराएंगे मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि वे टॉपिक हैं, एक तो राजस्थान लोकायुक्त, और एक है राजस्थान निर्वाचन आयोग, और तीसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान सूचना आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आरएस प्री और राजस्थान की प्री जो जितनी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि जूनियर इंजीनियर है, या रीट है, या पटवार है, या कांस्टेबल राजस्थान पुलिस ग्रुप डी है, और लाइब्रेरियन असिस्टेंट किए हैं, टीचर्स की ग्रेड 1 से लेकर के 3rd ग्रेड, या व्याख्याता भर्ती परीक्षा है। इन सभी परीक्षाओं में आरएस प्री की जो पॉलिटी है उसका विशेष योगदान रहता है। और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल के, जिनमें फैक्ट की प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। और सबसे पहले तो जो बेसिक्स है, चाहे वो राजस्थान लोकायुक्त हो, पहले हम यही पढ़ेंगे लोकायुक्त। तो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, और ये आपके जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस हैं उनके काम में भी आएगा राजस्थान के अलावा। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि किस तरह से हम इन्हें कवर कराएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे लोकायुक्त है, या निर्वाचन आयोग है, या सूचना आयुक्त है, तो इन सब के हम सबसे पहले आपके सामने एक जो भी इनकी सामान्य पृष्ठभूमि है उसको रखेंगे। उसके बाद में इनकी नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है उसे करेंगे, कार्यकाल किस तरह से रहता है, सेवा शर्तें, निलंबन यानी कि पद से हटाना, पद से अपदस्थ करना या हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है, साथ में कार्य और शक्तियों का भी अवलोकन करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए आप, राजस्थान विशेष, क्योंकि हम आरएस का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान विशेष ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहेगा, जिसमें हर संस्था को हम राजस्थान विशेष के संदर्भ में भी अवलोकन करेंगे। उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमेशा होते हैं। तो इन सब के करने के बाद में आपका जो कंटेंट है वो इस वीडियो के साथ 100% कवर होगा। और उसके बाद में आपको किसी भी अन्य सोर्स पर, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो कोई अन्य चैनल हो या बुक्स हो, आपको बिल्कुल भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय गंवाए हम हमारा जो पहला टॉपिक है लोकायुक्त उसे शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, बेसिक हैं, उन्हें करेंगे। और राजस्थान के बारे में, यानी आरएस के बारे में, या राजस्थान ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें पॉलिटी पूछी जाती है राजस्थान विशेष की, उसे हम थोड़ा सा बाद में अच्छे से अवलोकन करेंगे। अभी जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी परीक्षाओं में पूरे देश में जो जहाँ पर लोकायुक्त पूछा जाता है वहाँ पर काम आएगा। तो लोकायुक्त के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वीडन है वहाँ पर जो ओम्बड्समैन एक संस्था है, व्यक्ति विशेष के रूप में, जो भ्रष्टाचार संबंधित मामलों को, या भ्रष्टाचार संस्थाओं को, या व्यक्ति विशेष संगठन को जांच करती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। तो उसी प्रकार अगर हम हमारे देश में बात करें या राजस्थान में बात करूं तो उस संस्था को लोकायुक्त नाम दिया गया है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को वैधानिक दर्जा मिल चुका है, परंतु कई राज्यों में पहले से ही लोकायुक्त नियुक्त हो चुके हैं। तो देखते हैं किस तरह से हुए हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन सन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ। यद्यपि अधिनियम सर्वप्रथम उड़ीसा में प्रस्तावित हुआ था 1970 में, परंतु ये लागू 1983 में हुआ। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न वो क्या है कि सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कहाँ पर हुआ, तो वो है महाराष्ट्र 1971।
और सबसे पहले इसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? वो उड़ीसा में पारित हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं 1970 में, लेकिन ये लागू 1983 से हुआ था। तो आप यहाँ पर ये आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। और मेरा निवेदन है, अगर आप PDF प्रिंट आउट करवाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल फेयर यानी साफ़ सुथरी कॉपी मिलेगी, वहाँ पर भी आप इसे अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अपने पेन से कॉपी में नोट्स बनाएं तो बहुत ही बेहतर है, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर बनाते हैं उसी तरह से। अगला आपके पॉइंट है, केंद्र में जहां लोकपाल के पद के गठन हेतु एक लंबी बहस का दौर चला, वहीं कई राज्यों में लोकायुक्त गठित हो चुके थे। यद्यपि राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त के पद का भी गठन किया गया है, जबकि कई राज्यों में केवल लोकायुक्त ही है। अब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में उप लोकायुक्त का पद गठन किया गया है, और हमारे जो प्रथम लोकायुक्त थे वो KPU मेनन साहब थे। इसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के साथ साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर उप लोकायुक्त के पदों का सृजन किया गया था। बाकी अन्य राज्यों में इस तरह के पद नहीं थे, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका और असम में लोकायुक्त हेतु कोई न्यायिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परंतु राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में कोई विशेष योग्यता नहीं है। तो न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऊपर जो आपको ये राज्य लिखे गए हैं, UP, हिमाचल और आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम, यहाँ पर योग्यता निर्धारित की गई है। और जबकि में जो राजस्थान और बिहार जैसे राज्य हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, जहाँ पर जैसे कि राजस्थान में उप लोकायुक्त का भी प्रावधान है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। अब इनकी नियुक्ति के बारे में देखें तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु ऐसा वह 2 सदस्यीय समिति के परामर्श द्वारा ही कर सकता है। अब वे कौन कौन है? एक है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक है विधानसभा में विपक्ष के नेता। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा आया है, यहाँ पर मैंने विधानमंडल नहीं लिखा, क्योंकि लोकपाल में भी जब हम बात करते हैं तो केवल लोकसभा के विपक्ष के नेता, तो अगर द्विसदनीय व्यवस्था है और विधान परिषद भी है तो उनका कोई भी रोल नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, केवल विधानसभा के विपक्ष के नेता ही होंगे। अगर किसी MCQ में ये स्टेटमेंट बन के आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। कार्यकाल की बात करूं तो 5 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी इनमें पहले हो, कोई भी जो अध्यक्ष हैं उनको सेवानिवृत्ति मिल जाएगी, यानी इतने समय तक ही आप पद पर बने रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है एक व्यक्ति। हाँ, यदि सदस्य हैं या कोई अन्य लोग हैं जो लोकायुक्त को सहायता देते हैं, वे अगले या अन्य राज्यों में जाकर अपनी सेवाओं का निष्पादन कर सकते हैं। लेकिन लोकायुक्त की मैं अगर बात करूं तो लोकायुक्त वापस से पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। चलते हैं आगे। अधिकार क्षेत्र भी जो है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भिन्न भिन्न राज्यों में इनके जो समानता है वो अलग अलग है, मतलब समानता नहीं है एक तरह से। तो संबंध में जो ध्यान देने लायक बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच अधिकार से बाहर रखा है, जबकि में हिमाचल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। जांच प्रक्रिया की बात करें तो अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, यूपी, हिमाचल और असम जैसे राज्यों में जांच प्रारंभ करने के लिए जो स्वतः संज्ञान है, जैसे कि स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है, तो यहाँ पर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। यदि कोई और शिकायत करे व्यक्ति
तो ही उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। तो इस तरह से हर राज्यों में नियुक्ति हो या नियुक्ति से मतलब जांच प्रक्रिया हो या अधिकार क्षेत्र हो, सब में विभिन्नता हैं। इसी तरह जांच क्षेत्र में भी आपको ये विभिन्नता दिखाई देगी। हिमाचल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में लोकायुक्त का कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की, जो कुशासन के मामलों से संबंधित हैं। तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उन्हीं की जांच करते हैं, अन्य मामलों में वे नहीं पड़ते हैं। तो ये भी प्रावधान है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि किस राज्य में क्या प्रावधान है। आपको एक जनरल जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। बाकी आप अपने अपने राज्य विशेष की विशेषताओं को पढ़ेंगे बेहतर, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लोकायुक्त संस्था जो है वो राज्य स्तरीय संस्था है। तो हम आपको यहाँ पर जो विशेष पढ़ाएंगे वो राजस्थान का पढ़ाएंगे। चलते हैं आगे। कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। तो ये वार्षिक विवरण देने के पीछे मकसद यही होता है कि तात्कालिक समय में जो शिकायतें या जो भी घटनाएं हैं उन पर एक समुचित जानकारी मिल सके, ताकि प्रशासन से जुड़े हुए मामले हैं उनमें कुछ निश्चित कदम उठाए जा सकें समय रहते हुए। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकता है कि लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति, क्योंकि देखिए नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन ये बात गलत है, राज्यपाल इसका जवाब नहीं होंगे, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को विशेष रूप से यहाँ पर लिखा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे इम्पोर्टेंट टिक करें और इसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के यहाँ पर लिख लें। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये है राज्य विधायिका। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं। वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामलों की फाइलों और दस्तावेजों को मांग सकता है। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रवृत्ति की होती हैं, सलाहकारी यानी परामर्शकारी, ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये एक बेसिक और एक मूलभूत आधारभूत जो जानकारी थी वो थी। अब राजस्थान विशेष के संदर्भ में हम इसे पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएस अगर मैं पॉलिटी की बात करवा रहा हूँ आपसे, तो उसमें यही पूछा जाएगा आपसे। अन्य बातें ऊपर ये एक बेसिक समझ के लिए थी, ताकि अन्य लोगों को भी एक इसमें जानकारी मिल सके। तो इसमें प्रावधान क्या क्या थे मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है वर्ष 2013 का, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि अब जो बातें होंगी वो सब एग्ज़ाम बेस्ड होंगी और एग्ज़ाम में उन्हीं से ही पूछा गया है अब तक या पूछा जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट में जो ये अधिनियम है इसमें यही लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर सभी राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। आप इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से और अंडरलाइन करके या मार्कर से हाईलाइट करके कीजिए। और इस एक्ट की ये चाहे आप एक कमी समझिए या इसका जो भी है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं लिखी हुई है, इसमें सिर्फ यही विशेष बात लिखी हुई है। और कार्यकाल की बात हो या सेवा शर्त की बातें हों या कोई भी बात हो, ये इस एक्ट में नहीं लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में जो लोकायुक्त के साथ में और उप लोकायुक्त भी, ये केवल एकमात्र राज्य है हमारा राजस्थान जहाँ पर उप लोकायुक्त की भी एक पद का सृजन किया गया है। राजस्थान में लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त के पद का भी सृजन किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई। और जो लोकायुक्त शब्द है, ये जो शब्द है ये एक बहुत ही बड़े एक विधि वक्ता थे, डॉक्टर
LN सिंघम नहीं है, सिंघव है ये। तो इन्होंने ही ये नाम दिया था लोकायुक्त, तो इसे आप ध्यान रखिए। बाकी जो हमारे एक समाज सुधारक हैं अन्ना हजारे, उनके आंदोलन में आपने लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं के नामों को कई बार सुना होगा, पहली बार तो वहीं से चर्चा में आया था ये। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी 26 मार्च 1973 को दी थी, जबकि में लागू 3 फरवरी 1973 को ही हो गया था। अब ये बात बहुत ज़बरदस्त बात है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है। देखिए, मंजूरी बाद में दी गई लेकिन लागू ये पहले ही हो गया, तो आप इसका मतलब समझिए ये गलत नहीं लिखा है, ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले तो आप इस बात को आराम से समझ लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि राज्यपाल महोदय के पास में अनुच्छेद 200 के अंतर्गत एक शक्ति होती है कि वो किसी भी विधेयक को अगर चाहें तो राष्ट्रपति के पास में विचारार्थ भेज सकते हैं। तो ये राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है, इसलिए इसे पहले लागू कर दिया गया और बाद में जब राष्ट्रपति महोदय जी के पास में भेजा गया तो उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। तो लेकिन इसे लागू सरकार ने पहले ही कर दिया। तो 3 फरवरी को ये लागू हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे ढंग से बताता हूँ आपको। 3 फरवरी 1973 को ये लागू हो गया और इसके बाद में इसे जो है मंजूरी मिली राष्ट्रपति महोदय द्वारा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। मैंने आपको राज्यपाल का भी एक जो है दे दिया है इसमें संदर्भ। चलते हैं आगे। देखिए, अगर पात्रता की बात करें, योग्यता की बात करें फ्रेंड्स, तो कोई भी हाईकोर्ट हो, किसी भी राज्य का हाईकोर्ट हो, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं राजस्थान का है तो राजस्थान का ही हाईकोर्ट होगा, किसी भी राज्य का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट, उन्हीं के जो न्यायाधीश हैं उसे इस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। या तो चीफ जस्टिस हो, मुख्य न्यायाधीश उस हाईकोर्ट के, या फिर कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो, तो उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। और जो हमारे प्रथम लोकायुक्त थे वो ID दुआ साहब थे, ये प्रश्नों में कई बार आ चुके हैं। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? KPU मेनन साहब, KPU मेनन साहब। और इनके बारे में एक विशेष बात ये है कि लोकायुक्त के लिए हमने क्राइटेरिया बना रखे हैं कि केवल हाई कोर्ट के जज ही लोकायुक्त बनेंगे, लेकिन उप लोकायुक्त के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, योग्यता भी निर्धारित नहीं है। और अभी तक केवल एक ही उप लोकायुक्त का पद सृजित हुआ था जब स्थापना हुई थी सन 1973 के समय, और ये KPU मेनन साहब राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए। वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो सज्जन सिंह कोठारी हैं, SS कोठारी, सज्जन सिंह कोठारी। और बहुत ही चर्चाओं में और विवादों में ये पद रहा है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट लगाइए। इसके बारे में हम अभी एक छोटा सा अवलोकन करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए, अब योग्यता के बाद में किसी भी चीज़ की योग्यता का अवलोकन किया है, तो उसकी योग्यता इसलिए देखी हमने क्योंकि हम उसकी कहीं ना कहीं उसकी नियुक्ति करने वाले हैं। तो राज्यपाल द्वारा एक कॉलेजियम की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं? उस कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री जी, यानी कि संबंधित राज्य के जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वे, और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और विधानसभा में विपक्ष के नेता, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में जब हमने बेसिक इंट्रो पूरा किया था, तो ये विधानसभा ही होगी, विधान परिषद यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि हम जब लोकपाल पढ़ते हैं तो लोकपाल में भी लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के, लोकसभा के विपक्ष नेता। तो इसे आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। तो ये कॉलेजियम होती है और इसी की सलाह पर एक तरह से सरकार की नियुक्ति होती है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसी की सलाह पर राज्यपाल महोदय जो है उस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। तो ये कॉलेजियम की सलाह पर होता है। चलते हैं आगे। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल है और 65 वर्ष, हालांकि इसका एक्ट में कोई उल्लेख नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको बताया कि काफ़ी राज्यों में
5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसे मान लिया जाता है सेवानिवृत्ति का समय। वर्तमान अध्यक्ष कोठारी जी का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था। ये राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश जारी करके किया गया था, क्योंकि मार्च 2013 से 2018 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन इसे बढ़ाकर 2021 तक कर दिया गया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस कार्यकाल को घटा करके वापस 5 वर्ष किया गया, और फिर ये मत था इसे ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया गया। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि सज्जन सिंह कोठारी अभी भी अब इस पद पर बने हुए हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अब है हटाने की प्रक्रिया कि किस तरह से इन्हें पद से मुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, राज्यपाल द्वारा जो कदाचार या अक्षमता की बातें होती हैं कि कोई व्यक्ति अपने पद का निर्वहन करने के योग्य नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा ये जो जांच है ये माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करवाई जाती है, और जांच अगर सही पाई जाती है तो उस रिपोर्ट को विधानसभा में लाया जाता है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके बाद में इसे विशेष बहुमत द्वारा यानी उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 सदस्य संख्या होना ज़रूरी है, उससे इसे पारित कर दिया जाता है, और फिर राज्यपाल महोदय उसे पद से हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। अब हम देखते हैं क्षेत्राधिकार। एक लोकायुक्त, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की शिकायतों पर गौर करते हैं, तो क्षेत्राधिकार का पता होना ज़रूरी है। और RS मेंस वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम प्री और मेंस को साथ लेके चल रहे हैं। RS की जो राजस्थान पॉलिटी है हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो देखिए, सभी मंत्री, अब यहाँ पर पूर्व मंत्री नहीं लिखा क्योंकि पूर्व मंत्री इसके दायरे में नहीं आते, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। सभी मंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जो राज्य में कार्यरत हैं, जैसे IAS हैं, IPS हैं, इस टाइप की जो पोस्ट हैं वो। राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के सभी अधिकारी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर के जो विकास प्राधिकरण हैं, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JD है, इस तरह की जो इकाइयां हैं उनके अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त महापौर यानी मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान, ये पद भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। परंतु इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके क्षेत्राधिकार के दायरे में कौन नहीं आते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं कि लोकायुक्त के दायरे में नहीं आने वाली जो संस्थाएं हैं वो हैं मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का सदस्य। अगला है मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और सेवानिवृत्त अधिकारी। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी या राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, महालेखाकार राजस्थान का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य। तो देखिए, ये कितनी प्रमुख बातें हैं यहाँ पर, और इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी किसी भी स्टेटमेंट को बनाया जा सकता है, और मेंस में आपके ये कम से कम 5 मार्क्स का हमेशा पूछा जाएगा। शक्तियों की बात करें फ्रेंड्स, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लोकायुक्त किसी को भी समन जारी करने, शपथ पत्र पर गवाही लेने की शक्ति रखता है। किसी को समन जारी करने, तो आप इसे ध्यान रखिए। यह 5 वर्ष से ज़्यादा पुराने मामलों को नहीं सुनता है, तो इसकी शक्तियाँ भी हो सकती हैं या इसकी सीमाएं भी हो सकती हैं, तो इसे आप इस तरह से ध्यान रखिए। सज़ा देने का अधिकार इसे नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि केवल परामर्शकारी यानी सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। झूठी शिकायत होने पर 3 वर्ष की सज़ा देने का अधिकार है, यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं, और इस तरह से जो हमारा ये है ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो
कुछ एक क्वेश्चन है उन्हें कर लेते हैं, फिर हम हमारी जो अगली संस्था है उसे डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, ओम्बड्समैन सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको बताया स्वीडन में, और उसी के आधार पर जो ये शब्द है इसे हमारे यहाँ पर लोकायुक्त नाम दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं में या ग्रुप डी या राजस्थान की किसी भी परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है। निम्न से किस समिति ने लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? तो यह है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसे आप ध्यान में रखिए। और जो ये नाम है लोकायुक्त, ये मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत बड़े विधिवक्ता थे डॉक्टर LM सिंघव, उन्होंने ये नाम दिया था। चलते हैं आगे। और जैसे कि मैं आपको कुछ और बात बताऊं, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, और पॉल एप्पलबी समिति लोक प्रशासन से संबंधित है। जो विश्व में लोक प्रशासन का नाम और इसकी स्थापना की है वो पॉल एप्पलबी का इसमें बड़ा योगदान है, और भारत में भी इनकी अनुशंसाओं को माना गया है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान